हाय गाइस, स्वागत है चैनल पे। आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि कोई नया चैप्टर लेके आएंगे और वो नया चैप्टर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो आज के क्लास में हम चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जीएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लेस ऑफ सप्लाई में लगभग ये सारा कुछ पॉइंट मैं कवर कर दूंगा, जिससे आपको आसानी होगा ये चैप्टर को बहुत आसानी से समझने में। अच्छा, ये नया चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो पेपर में पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है इस चैप्टर को। ठीक है बच्चे, सिंस आप एक बात जानते हो तो शुरू करते हैं चैप्टर को। आप एक बात जानते हो, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन स्लैश कंजप्शन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन और कंजप्शन बेस्ड टैक्स क्या होता है? देखो बच्चों, आईडीटी जो था ना, हमारा आईडीटी जो था वो ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स था। ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स, आईडीटी जो हमारा था वो ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स था, और जीएसटी जो हमारा है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन स्लैश कंजप्शन भी इसको कहते हैं। अब सर, ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। एक प्रोडक्ट का जन्म बिहार में हुआ और वो प्रोडक्ट सप्लाई होते होते दिल्ली में आया और दिल्ली के लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो पहले के आईडीटी में देखिए, नियम के हिसाब से तो दिल्ली के लोग अगर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो टैक्स किसको मिलना चाहिए था? दिल्ली को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक प्रोडक्ट जिसका जन्म बिहार में हुआ और वो दिल्ली में आ रहा है और दिल्ली के लोग उस प्रोडक्ट को खा रहे हैं, नियम के हिसाब से टैक्स किसको मिलना चाहिए? दिल्ली वाले को। लेकिन आईडीटी जो ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स था वो ये कहता था कि नहीं, दिल्ली में कंज्यूम हुआ लेकिन टैक्स दिल्ली को नहीं मिलेगा। दिल्ली टैक्स उनको मिलेगा जहां इस प्रोडक्ट का जन्म हुआ, ओरिजिनेट हुआ, जहां से ये प्रोडक्ट, ओरिजिनेट मतलब जहां इस प्रोडक्ट का जन्म हुआ। समझ में आया? यानी कि भले ही कंजप्शन दिल्ली वाले कर रहे हो लेकिन टैक्स किसको मिलता है? बिहार को मिलता है। लेकिन जीएसटी में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का जन्म भले ही बिहार में हुआ हो, अगर दिल्ली के लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो टैक्सेशन भी किसको मिलेगा? दिल्ली को। समझ में आया? यानी कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन स्लैश कंजप्शन बेस्ड टैक्स। जहां प्रोडक्ट कंज्यूम होगा टैक्स उसी को मिलेगा। इसीलिए जीएसटी को हम डेस्टिनेशन और कंजप्शन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। जहां प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, जहां प्रोडक्ट, डेस्टिनेशन मतलब होता है गंतव्य स्थान, जहां प्रोडक्ट का आखिरी स्थान होगा, जहां पे कंज्यूम हो जाएगा। समझ में आया? वही है जीएसटी। समझ में आया? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको डेस्टिनेशन और ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। कि जीएसटी ए डेस्टिनेशन स्लैश कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। समझ में आया? कोई प्रोडक्ट जहां कंज्यूम होगा वहीं उसी राज्य को उसका टैक्स मिलेगा। समझ में आया? आगे देखते हैं द प्लेस। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई हम पढ़ते क्यों हैं? देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई हम इसलिए पढ़ते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें पता चल सके कि कौन सा टैक्स इस पे अप्लाई होगा। जैसे इस पे अप्लाई सीजीएसटी होगा कि एसजीएसटी होगा या आईजीएसटी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से ये हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा टैक्स उस प्रोडक्ट पे लगेगा। समझ में आया? आगे बताते हैं कौन सा लगेगा। फिलहाल प्लेस ऑफ सप्लाई हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि कौन सा टैक्स हम उस प्रोडक्ट पे लगा पाएंगे, ये प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें पता चलेगा। समझ में आया? चलते हैं आगे, देखते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई डिनोट्स द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम्ड। मैंने बताया कि जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स स्लैश कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, अब यहां क्या है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस वेदर ए ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, thus in turn determine which tax is applied। मेरा ये कहने का मतलब है कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि कौन सा टैक्स उस पर अप्लाई होगा। क्या उस पर इंटरस्टेट टैक्स लगेगा,
या इंट्रा स्टेट वाला टैक्स लगेगा, या इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली होगा क्या? समझ में आया? प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें उस ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, चलिए मैं आपको यहां एग्जांपल के लिए, वैसे तो मैंने आगे आपको समझाया है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं। बिहार से कोई प्रोडक्ट यहां से सेल हो रहा है, बिहार से सेल हो रहा है और दिल्ली में बैठे व्यापारी को सेल हो रहा है। एक प्रोडक्ट बिहार से सेल हो रहा है, बिहार में बैठे व्यापारी ने एक गुड्स को सेल किया दिल्ली में बैठे व्यापारी को, तो ये किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलेगा। देखिए इस केस में सप्लायर कौन है, बिहार से प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है, तो सप्लायर कहां का हुआ, बिहार का। अब प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा हुआ, क्योंकि दिल्ली प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, हमारा दिल्ली हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, क्या ये इंपोर्ट है, क्या ये एक्सपोर्ट है, हम इस ट्रांजैक्शन को कहेंगे क्या? इसलिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई को पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हम इस ट्रांजैक्शन को कहेंगे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की डीलिंग होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में होता है तो वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये हमारा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इसे कहते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। समझ में आया? अच्छा, इंट्रास्टेट क्या होता है कि जब ये सप्लायर बिहार से होगा और परचेजर भी जो होगा बिहार से होगा, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लायर बिहार से है, लोकेशन ऑफ सप्लायर बिहार से है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां है, बिहार में है। दोनों ही चीज बिहार में हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट को कई बार आगे पढ़ते हैं, कई बार विद इन द स्टेट कह देते हैं, विद इन द स्टेट, और इंटरस्टेट को कहते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट जनरली। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो हम जब प्लेस ऑफ सप्लाई, हमें ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ताकि हम उस हिसाब से उस पर टैक्सेशन लगा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जरा, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट मैंने आपको समझाया अभी पीछे एग्जाम से, इंटरस्टेट क्या होता है, इंट्रास्टेट क्या होता है। इंट्रास्टेट वैसे हम इसको कहते हैं विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। इसका यह मतलब है कि एक सप्लायर, जैसे बिहार का कोई सप्लायर है, सप्लायर कहां का है, बिहार का, लोकेशन कहां है सप्लायर का, बिहार है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बिहार में है। मतलब एक सप्लायर बिहार में ही प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, बिहार में है। इस ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ये दोनों ही डीलिंग बिहार में हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है दोनों ही डीलिंग, इस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे, जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये जो सप्लाई यहां करेगा इसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ में आया? लिखा भी है मैंने, देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। विद इन द स्टेट में लिखा है, सेम स्टेट यानी बिहार में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है, बिहार में है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड कहां है, बिहार में ही है, दोनों मिल गया, सेम स्टेट है। इस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा, उस पे आउटपुट जो सेल करेंगे उस पे क्या क्या टैक्स चार्ज होगा, जैसे मान के देखो, उस पे चार्ज होगा सीजीएसटी चार्ज होगा,
SGST चार्ज होगा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST चार्ज होगा। ठीक है, क्या क्या चार्ज होगा? अगर विद इन द स्टेट है यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आउटपुट जो भी सेल करेंगे उस सेल के वैल्यू पे क्या क्या चार्ज होगा? हमारा टैक्स लगेगा, GST लगेगा। GST में क्या क्या लगेगा? CGST लगेगा, प्लस अगर स्टेट है तो SGST लगेगा, और यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपको? चलते हैं आगे की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई का किसे कहते हैं, समझ में है? आगे देखते हैं। अब देखिए इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई मैं आपको सिंपल चीज में लिख देता हूं। इंटर स्टेट सप्लाई को वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट्स में होंगे और यूटी में होंगे, उस ट्रांजैक्शन को जो हो रहा होगा उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट। उसमें जीएसटी अगर लगता है बच्चों, अगर उसमें जीएसटी लगता है तो उस जीएसटी जो लगता है उसका नाम होता है आईजीएसटी। ये टैक्स लगता है, क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है जब उस बिल पे आप देखोगे। ठीक है ना? वैसे मैंने लिख भी दिया है, इसको ध्यान से देखिए। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट और यूटी, यानी कि बिहार का बंदा सप्लायर कहां का है? बिहार का, और प्रोडक्ट कहां सप्लाई कर रहा है? दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? दिल्ली में। सेल कहां कर रहा है? दिल्ली में। दिल्ली में कर रहा है, याद रहे मेरी बातों को। तो सप्लायर का लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ द सप्लायर बिहार में, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? दिल्ली में। हो गया ना, टू डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो सप्लाई होगा इस ट्रांजैक्शन को बच्चे हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इस केस में जो जीएसटी चार्ज होगा उस टैक्सेशन का नाम होगा आईजीएसटी। इस केस में आईजीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी आउटपुट सेल होता है उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेक्शन 10 हम शुरू करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में। सेक्शन 10 क्या है एक बार पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। सेक्शन 10, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो गुड्स होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इन दोनों को छोड़ के, इंपोर्टेड के केस में भी और एक्सपोर्टेड के केस में भी, इन दोनों को छोड़ के प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा गुड्स का क्या होगा? ये सेक्शन यही पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से गुड्स का कह रहा है। जैसे यहां कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले नंबर पे मैंने लिया है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। किसी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जैसे कोई गुड्स बिहार से चल के टू दिल्ली पहुंच रहा है, मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, हो रहा है नहीं हो रहा है गुड्स का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसे मानेंगे? मैंने दो तरीके आपको बताए थे। वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, दिस इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है क्योंकि एक स्टेट से सप्लाई दूसरे स्टेट में मूवमेंट हो रहा है। सप्लायर कहां का है? बिहार का, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो रहा है? दिल्ली। कहां हो रहा है? दिल्ली। क्या लगेगा इस पे? ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? ये ट्रांजैक्शन है हमारा इंटरस्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, टैक्सेशन कौन सा चार्ज होगा इस पे? आईजीएसटी लगेगा। इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? तो दिल्ली को। देखो जरा लिखा हुआ है डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। देखो जरा मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुआ? दिल्ली में। यही लिखा हुआ है डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स स्लैश कंजप्शन ऑफ गुड्स, जहां पे होगा प्लेस ऑफ सप्लाई हम उसे ही मानेंगे गुड्स के केस में। जो गुड्स मूवमेंट में हो, जिस गुड्स का मूवमेंट पॉसिबल हो, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ में आया?
मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं। गुड्स डिलीवर्ड ऑन बिल टू शिप मॉडल। पहले तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि बिल टू शिप मॉडल क्या होता है। बिल टू शिप मॉडल, अगर मेरे पास जगह है, जरा ध्यान से देखिए, यहां समझा रहा हूं आपको बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल ध्यान से देखिएगा। बिल टू शिप टू मॉडल, एक मून है हरियाणा का, मून है हरियाणा का। जरा मुझे थोड़ा सा और जगह चाहिए, तो मैं जरा इसको मिटा देता हूं। एक मून है हरियाणा का और रवि है दिल्ली का और मुकुल है यूपी का। मैं आपको बिल टू शिप टू मॉडल समझा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? बिल टू शिप टू मॉडल। ये जरा समझा रहा हूं, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, ओरिजिनल बायर, प्लेस ऑफ सप्लाई हम उसे मानेंगे। क्या चीज होता है, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक गुड्स रवि ने, जो दिल्ली का है, उसने मुकुल से मांगा। मुकुल से कहा कि आप मुझे, मुकुल जो यूपी में है, रवि जो दिल्ली में है और मून जो हरियाणा में रहता है, ठीक है। तीन चीज आपने ध्यान रख लिया, मून हरियाणा, रवि दिल्ली और मुकुल यूपी का। रवि ने गुड्स का डिमांड किससे किया? रवि ने गुड्स का डिमांड मुकुल से किया, ठीक है। मुकुल ने इस गुड्स को बोला मून को कि मून भैया गुड्स मुझे चाहिए, ठीक है। लेटर ऑन मुकुल ने देखा कि गुड्स यहां आएगा, यहां से फिर रवि को जाएगा, गुड्स मुकुल के पास आएगा और मुकुल से फिर रवि के पास जाएगा। बहुत पेट्रोल और बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि मून की और रवि की दूरी, दिल्ली और हरियाणा की दूरी कम है। तो मुकुल ने कहा मून को कि आप गुड्स इन्हीं को डिलीवर कर दो, गुड्स आप किसको दे दो? रवि को दे दो। इसे कहते हैं बच्चे बिलिंग तो यहां होगी, शिपिंग यहां होगी। इसे कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। समझ में आया? बिल किसको जनरेट करेगा? मून मुकुल को जनरेट करेगा, यूपी वाले को। और गुड्स कहां भेज देगा? गुड्स मुकुल के बिहाफ पे गुड्स कहां भेज देगा? रवि को। ये गुड्स रवि को भेजना किसको था? मुकुल को भेजना था, लेकिन मुकुल ने सप्लायर को ही कह दिया कि आप गुड्स दे आओ। बच्चे इस केस में ना, इस केस के लिए ओरिजिनल बायर जो होगा ना, हमारा ओरिजिनल बायर हमारा मुकुल होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हम इसी को मानेंगे। मैंने इसी को लिखा है ओरिजिनल बायर, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। ये हमारा थर्ड पर्सन हुआ, ये हमारा कौन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ इस ट्रांजैक्शन के लिए। मून हमारा क्या हो गया? मून हमारा कंसाइनर हो गया और ये हमारा कंसाइनी हो गया फॉर दिस ट्रांजैक्शन। गॉट इट बच्चे? समझ में आया? ये सप्लायर हो गया, समझ में आया? ये हो गया ओरिजिनल बायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानेंगे? मुकुल यूपी। समझ में आया? तो यही होता है आपको बिल टू शिप टू मॉडल। लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, ओरिजिनल बायर। इस केस में ओरिजिनल बायर मुकुल को माना जाएगा। समझ में आया? थर्ड पर्सन भी इसी को माना जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, तीसरा देखिए, हमें अब जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां गुड्स का मूवमेंट नहीं है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देखिए, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जहां भी गुड्स का लोकेशन होगा डिलीवरी के टाइम में, प्लेस ऑफ सप्लाई उसी को मान लिया जाएगा। समझ में आया? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया। जो चीज नहीं समझ में आया आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वो चीज और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जरा देखिए, वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? जहां भी इंस्टॉलेशन हुआ है,
जहां भी इंस्टॉलेशन हुआ है, जहां भी गुड्स असेंबल्ड हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा। देखिए जरा वेयर, अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। ये कहने का ये मतलब है कि एक, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम पटना, एक फ्लाइट पटना से टेक ऑफ हो रही है, कहां के लिए? दिल्ली के लिए। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। उस फ्लाइट में बैठे थे मून और मुकुल। अब मून ने क्या किया, अपना सामान फ्लाइट में ही, अपने गुड्स को फ्लाइट में ही क्या किया, अपने गुड्स को फ्लाइट में ही मुकुल को दे दिया। मून ने क्या किया, अपने गुड्स को फ्लाइट में ही मुकुल को बेच दिया। अब बच्चों वो तो फ्लाइट में ही है, और फ्लाइट किसके ऊपर है? यूपी के ऊपर है। ध्यान से समझे इस बातों को। एक फ्लाइट जो पटना से चला, वो फ्लाइट को दिल्ली जाना था, अब वो फ्लाइट यूपी के ऊपर ही है। यूपी के ऊपर जैसे ही फ्लाइट आया, मून ने उस सामान को मुकुल को बेच दिया। अब उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसे मानेंगे? भाई प्लेस ऑफ सप्लाई हम तब मानेंगे तभी तो आइडेंटिफिकेशन आसानी होगा कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, प्लेस ऑफ सप्लाई से ही तो पता चलेगा। समझ में आया? तो इस केस में क्या है कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? जहां से फ्लाइट टेक ऑफ किया है। यानी कि देखिए जरा, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम पटना, उसको दिल्ली जाना है, और उसी दौरान हवा में ही मून ने मुकुल को सामान बेच दिया है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो पटना। पटना यानी बिहार, प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार ही माना जाएगा। समझे? बिहार से एक फ्लाइट चली जो दिल्ली जा रही थी, फ्लाइट के ऊपर ही, जब वो यूपी के ऊपर था फ्लाइट, मून ने मुकुल को ऊपर ही सामान बेच दिया फ्लाइट के अंदर ही। प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? बिहार। क्या मानेंगे? बिहार। यही ये कह रहा है कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा इस केस में? वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, ऊपर ही बेच दिया, जर्नी के टाइम बेच दिया, ट्रेन में बेच दिया, एयरक्राफ्ट में चलते समय बेच दिया, तब कैसे माना जाएगा? तो मैंने आपको बताया कि फ्लाइट चली दिल्ली के लिए, ऊपर ही बेच दिया। लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से वो गुड्स चढ़ी है, क्योंकि पटना से एरोप्लेन चला है, वो गुड्स चढ़ाया भी पटना से ही होगा, तो उसी का लोकेशन, जहां से लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन बोर्ड, जहां से वो गुड्स चढ़ा है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बहुत सिंपल से समझाया हूं बच्चों, और बहुत आसान तरीके से समझाया हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मैंने ये एग्जांपल भी लिख दिया है कि फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम पटना, बिहार, कहां जा रही थी? दिल्ली, और फ्लाइट में ही गुड्स खरीद लिया। मुकुल ने गुड्स फ्लाइट में ही मून से खरीद लिया। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? पटना, बिहार। गॉट इट बच्चे? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस देखो। प्लेस ऑफ सप्लाई इफ ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना होता है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचना होता है। सिंपल शब्दों में समझिएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में, इंपोर्ट तो हमारे पास गुड्स आ रहा है ना, इंपोर्ट मतलब होता है सामान का आना। अब इस केस में आइडेंटिफिकेशन आसान होगा। एक्सपोर्ट का मतलब यह होता है कि सामान का बाहर जाना, देश से बाहर जाना, एक्सपोर्ट इसे कहते हैं। तो इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, सामान आ रहा है, लोकेशन तो होगा कोई इंपोर्टर का, तो वो लोकेशन हो जाएगा। जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन जो होगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। अच्छा, उस ट्रांजैक्शन को हम कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे बच्चों? तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। देखो मैंने लिख दिया है ऑल नोट्स में, ऑल इंपोर्ट्स आर डीम्ड टू इंटरस्टेट सप्लाई। इसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। वैसे एक्सपोर्ट को भी इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, लेकिन देखते हैं एक्सपोर्ट के केस में, भाई एक्सपोर्ट हम सामान बाहर भेज रहे हैं, देश के अंदर तो नहीं। उस केस में लोकेशन क्या होगा? लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा? लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा। इसको भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मानेंगे।
जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, सेक्शन 12 की ओर आते हैं। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई किस केस में? ऑफ सर्विस के केस में। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इन इंडिया। जब लोकेशन सप्लायर का सप्लाई के सर्विस के केस में पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही होगा। जरा देखिए, अब इसको आगे का क्लास यही चलने वाला है और डिटेल में और बहुत अच्छे से समझ चलने वाला है। सेक्शन 12 भी चलने वाला है। जरा देखिए, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एक सिचुएशन है। सिचुएशन कौन सा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली क्या होता है? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली एक्सेप्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 को छोड़ के, देखो मैंने लिख दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली एक्सेप्ट सेक्शन, इसको छोड़ के सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 तक क्या हुआ जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है, अगर सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जो भी लोकेशन होगा रजिस्टर्ड पर्सन का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना? अगर सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है, दो तरीके के सप्लाई में, या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड को। रजिस्टर्ड के केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इसमें देखेंगे एड्रेस क्या उसका अवेलेबल है, एड्रेस क्या उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का अवेलेबल है। हम चेक करेंगे, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, पहली चीज हम चेक करेंगे क्या उस आदमी का एड्रेस अवेलेबल है। आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। अगर आंसर यस में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा हो जाएगा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिसिपिएंट। जो भी एड्रेस होगा वही हमारा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिसिपिएंट, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर एड्रेस ही ना हो, इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, देन क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, वो माना जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से दैट्स इट फॉर द क्लास बच्चों। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। कुछ क्वेरी हो आप मुझे मैसेज में भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।